हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय चौथा है। देखिए, यहाँ पर हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हमने संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ था तो वहां पर हमने पढ़ लिया था कि भाई संविधान में 3 अंग हैं हमारे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग जो हुई है वो कार्यपालिका से यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है चैप्टर की। तो कार्यपालिका बेसिकली होती क्या है? देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल एक स्कूल का लिया गया है या फिर हम यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं, कौन उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है, यानी डिसीजन लेने वाले कौन हैं और उन्हें लागू करवाने वाले कौन हैं। ये हमारे माइंड में चीजें आती हैं। यानी कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन लेने वाले लोग जो होंगे सीट्स पर बैठे होंगे, यानी सीट्स का मतलब टॉप लेवल के जो हैं एग्जीक्यूटिव हैं, वो डिसीजन लेने वाले होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे इन्हें जो है दैनिक प्रशासन में इनकी देखरेख में ये लागू किए जाएंगे, इनके नियम वगैरह। तो यहाँ पर ये जो हैं ये लोग, ये वास्तव में प्रशासनिक या कार्यपालक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। यानी जहाँ पर ये लोग जो हैं, कुछ लोग डिसीजन लेने वाले हैं या फिर कुछ लोग उन्हें लागू इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं, ये कौन है? ये कार्यपालक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में ये काम करते हैं। तो यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्यपालिका का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। यानी यहाँ पे और सिंपल कर दिया गया है, लेकिन बेसिकली वही है। कार्यपालक का मतलब क्या है कि कुछ नीतियां, कुछ नियम वगैरह हैं, कुछ वो बनाने पड़ते हैं और कुछ हमें लागू करवाने पड़ते हैं। यही हमारे देश में भी होता है। देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं टॉप लेवल पर जिनको देश कैसे चलाना है, कौन सी योजना लानी है, किस तरह से देश में विकास करना है, तो वो कुछ नियम बनाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं। उन्हें एग्जीक्यूट करने का तरीका जो है, एग्जीक्यूट करने वाले उनके नीचे काम करते हैं, वो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, धरातल पर उतारते हैं उन्हें योजनाओं को। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी भारतीय जनता को लाभ मिलता है। तो वो पूरा कार्यपालिका है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के मामले में भी यहाँ पर वही नीतिगत निर्णय लेती है कि भाई यहाँ पर नियम कोई बना रहा है, कायदे कोई बना रहा है और दूसरे लोग उन्हें जो है लागू करवा रहे हैं, उन्हें दूसरे लोगों की उन्हें जो है लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। अब देखिए, आपको पहले ही पता होगा कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो विधायिका से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि विधायिका के अधीन है। यानी कि विधायिका से स्वीकृति लेनी पड़ती है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमने पहले ही ये जान लिया था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में किसी भी एक अंग को ज्यादा पावर नहीं दी है। ज्यादा पावर ना देने का रीजन ये था कि एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई अपनी हद से बाहर जा रहा है तो वहां पर लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, दूसरा व्यक्ति बोल देगा नहीं, आप अब अपने लाइन से बाहर जा रहे हैं, अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका को बैलेंस में करने के लिए विधायिका है। तो विधायिका की जो स्वीकृत नीतियां होती हैं तो उन सब चीजों पर ये कानून बनाती है कार्यपालिका। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग हट जाए, बिल्कुल इतर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो कार्यपालिका का औपचारिक नाम है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ देशों में राष्ट्रपति कार्यपालक होता है, कहीं कहीं पर कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं, बल्कि इसमें जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी आपके सिविल सेवक, IAS, IPS वगैरह जो सब आ जाते हैं, तो ये भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जगह इनका नामकरण अलग अलग किया गया है, आप इतना जान लीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग नामकरण है, कहीं पर राष्ट्रपति कार्यपालक है, कहीं प्रधानमंत्री कार्यपालक है, ये हर जगह है। वो हम देखेंगे कौन कौन से देशों में कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई हुई है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जो सरकार का प्रधान है और उनके मंत्री हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका हैं। वास्तव में जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये स्थायी नहीं होती है, बल्कि अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या है कि भाई या तो 5 साल तक रहेंगे ये लोग, और या फिर अपना जो बहुमत अगर खो देंगे, यानी अपना जो विश्वास मत खो देंगे, तो इन्हें हटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी माने जाते हैं।
वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आम जीवन में जो परमानेंट होते हैं, जैसे आपके सिविल सर्वेंट ऐसा थोड़ी ना कि 5 साल बाद चेंज होंगे, नहीं, अपना उनका जितना कार्यकाल है, जितना कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं उतना पूरा करके जाएंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सरकार के प्रधान उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, यानी वास्तव में सिविल सर्वेंट्स आपके जो हैं वो स्थायी कार्यपालिका हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है ये बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और आपने कल के चैप्टर में भी देखा था, जो आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला नियम है वोटिंग पैटर्न में, तो वहां पर भी आपने देखा था कि हर देश ने अपने अपने सुलभता के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लिए हैं। भारत ने उसका एक अलग मॉडल बनाया है। ठीक है, तो वैसे ही कार्यपालिका ये डिपेंड नहीं करता है कि भाई कार्यपालिका का अमेरिका में जो मॉडल है वो हमारे यहाँ होगा। हमने अपने यहाँ हमारे लिए क्या सूटेबल है, हमने उन परिस्थितियों को देखते हुए अपने यहाँ उसमें मॉडिफाइड किया है उस मॉडल में और उस चीज को फिर हमने अपनाया है। ठीक है, यानी विदेशों में क्या चल रहा था उससे मतलब नहीं है, हमने उन्हें एक बार ऑब्जर्व किया, देखा, लेकिन हमने फिर ये यहाँ पर देखा कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, यानी हमारे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, तो हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने वही मॉडल फिर हमारे यहाँ रखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें सब जोड़ तोड़ हुई है, यानी मिक्स भी किया गया है कुछ चीजें। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई सभी देशों में एक तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। अमेरिका में बताया गया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इंग्लैंड में महारानी के बारे में आपने सुना है, यानी अमेरिका में सारी शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और यहाँ बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां के और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, यानी अमेरिका की राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं उसके राष्ट्रपति में निहित हैं और स्वतंत्र है उन्हें करने के लिए, जबकि भारत के राष्ट्रपति में शक्तियां तो हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है, वो मंत्रिपरिषद से बंधा हुआ है। ये हमने पढ़ा भी है पहले भी, यानी हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र नहीं है, वो मंत्रिपरिषद के अधीन है। ठीक है, यानी उसे मंत्रिपरिषद की सुननी पड़ेगी और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो कोई डिसीजन लेगा या कुछ डिसीजन पे अपना फैसला सुनाएगा, ये हमने देखा है। यहाँ पर बताया गया जैसे इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां जैसे भूटान का राजा की शक्तियां से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंग्लैंड में जो महारानी वाला पद है वो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि भाई वहाँ पर सदियों की परंपरा चली आ रही थी जो राजशाही वाली, तो उसकी इज्जत करते हुए रख दिया गया है। नहीं, फॉर्मली इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, कार्यपालक के रूप में ज़्यादा रोल नहीं है, केवल और केवल क्या है, साइन करने मात्र है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई भारत और फ्रांस में दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सब की समीक्षा की गई है, कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए कि कार्यपालिका कितने प्रकार का प्रणाली अपनाई गई है, कौन कौन से देशों में क्या क्या अपनाया है। देखिए, कार्यपालिका के 2 प्रकार बताए हैं यहाँ पर। एक तो है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। सामूहिक नेतृत्व से मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहां पर मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देती है, मंत्रिपरिषद जो है पूरी मिलकर सरकार चलाती है, वो सामूहिक नेतृत्व वाली प्रणाली हो गई। और वहीं एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि यहां पर जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व वाला है, यानी हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होगी, उसकी पूरी सलाह मशविरा पूरी रहेगी कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में 2 तरह की आ जाती हैं। एक तो आ जाती है संसदीय प्रणाली, यानी जो भारत में है, यानी सरकार के प्रमुख के रूप में इसमें प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, विधायिका में बहुमत वाले दल का ये नेता होता है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तभी करता है जिस दल का बहुमत होता है। ठीक है, ये जो है आपको पता होगा, बेशक ये कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है। यहाँ पे बताया गया देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। प्रमुख का मतलब यहाँ पर संसदीय प्रणाली में हो सकता है राजा भी बना दिया जाए, इस तरह से सिद्धांत पे चल के, या राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये मतलब बताया गया है, मतलब कोई भी बना सकते हैं। वैसे हमने अपने यहाँ प्रधानमंत्री लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक अगला स्वरूप है इसका अर्ध अध्यक्षात्मक। यहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। समझने वाली बात है, राष्ट्रपति किसका प्रमुख है, देश का है, और प्रधानमंत्री किसका है, सरकार का है। थोड़ा और इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड में कर देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये नया नहीं है, पुराना ही एग्जांपल है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारी जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वहां पर देखते होंगे आप लोग के घर में दादाजी जो होते हैं मुखिया होते हैं। दादाजी जो होते हैं आपके क्या होते हैं, घर के मुखिया होते हैं। ठीक है, यानी आपके पिताजी के पिताजी कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। और आपके पिताजी क्या हैं, सब करता धरता है, कमाने वाले हैं। ठीक है, सारे खर्चे कैसे चलने हैं, क्या होना है। लेकिन हाँ, जब कोई बात आती है, कुछ सलाह मशवरा लेनी है, या कोई हमें जब शादी विवाह वाला माहौल होता है, तो वहां पर हम दादाजी की सलाह लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वही पैटर्न यहाँ पर बनाया गया है कि भाई हमने एक इज्जत के तौर पर हमने क्या किया है, राष्ट्रपति बना दिए भाई, कि भाई हमारी घर की जो प्रणाली है, संस्कृत में हमारे जो है कि बड़ों का आदर करना, बड़ों से सलाह लेना, तो वही यहाँ पर रख दिया गया है। आप ऐसे
से और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है भाई प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह इसमें भी होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी जो अमेरिका में है यहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ये सरकार का भी प्रमुख है। यानी पहली बात, दो बातें निकल के आ रही हैं, एक तो देश का प्रमुख है ही है, देश का तो नेतृत्व कर ही रहा है, सरकार को अभी कर रहा है, यानी गवर्नेंस जो चलेगी उसका भी प्रमुख ये कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं होता है, कल ही हमने जान लिया था, यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात यह राष्ट्रपति का रोल यहाँ ज्यादा क्यों है अमेरिका में, क्योंकि ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि हमारे यहाँ क्या है, विधायिका में अगर बहुमत खो देगा कोई प्रधानमंत्री तो वो अपने से पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दी जाएगी, प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, ये इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो ये डिफरेंस हमने पहले देख लिया। अब देख लेते हैं कहां पर कौन कौन सी प्रणाली है, वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कार्यकारी शक्तियां पूरी राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र भी है। यानी कि यहां पर क्या है, दो बातें हैं यहाँ पर, संसदीय लोकतंत्र यानी संसद में जो लोकतंत्र के थ्रू चुनकर आने वाले वो तो है ही है, और संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि भाई संवैधानिक तौर पर हमारा जो प्रमुख रहेगा, राज्य का प्रमुख रहेगा, वो कौन है, वो हमने एक राजा ले लिया। यानी यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो राज्य की प्रधान है और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रधान है, यानी हमारे यहाँ की तरह ही मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फ्रांस में क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से पर है, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक हिस्सा हमने पढ़ा था बीच में, तो ये इसी पर डिपेंड है यहाँ पर। वहीं आपके बताया गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी हमारे यहाँ की तरह राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जापान में भी यहाँ बताया गया, जापान में भी संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, यानी राजा किसका, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और प्रधानमंत्री सरकार का। ठीक है, इटली में भी संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर राष्ट्रपति देश का, प्रधानमंत्री सरकार का कर रहा है। यानी आपके सामने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कहाँ पर राजा कर रहा है, कहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कर रहा है सरकार का, तो आप उन देशों के नाम लिख लेना, केवल देशों के। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। देखिए ये वाला जो चैप्टर है आज का इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फिर से बता दूं, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना आप यहाँ पे पूरे नोट्स ना बनाकर आप शॉर्ट नोट्स। देखिए आप अब 11th तक आ गए हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सर नोट्स कैसे बनवाते हैं, किस पैटर्न में बनवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट पूरा लाइन लिखवाऊंगा तभी आप लिखेंगे। इतना तो आप समझ आ गई होगी, इतना सब पढ़ने के बावजूद, यानी कि हम क्लास 6 से आपको पढ़ा रहे हैं, इतना समझ में आई गई होगी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सर हमें कैसे बताते थे। ठीक है, तो जो आपको, जैसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्ट के रूप में देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखिए मैं खुद बोल देता हूँ, जहाँ पर लिखने लायक होता है मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो रूस में क्या है, एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसकी, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। ठीक है, जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति देश का नाममात्र प्रधान है, चांसलर, यानी जर्मनी में प्रधानमंत्री नहीं होता है बल्कि चांसलर होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक में तो देख ही लिया आपने कि भाई राष्ट्रपति और राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रपति प्रधान है इनका, और यहाँ पर राष्ट्रपति का पद जो है वो शक्तिशाली होता है, खास करके अमेरिकी देश हैं, ब्राजील, लैटिन अमेरिकी देश, यहाँ पर यही अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी राष्ट्रपति वाली प्रणाली अपनाई हुई है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री प्रधान होता है, ये बात आप पहले लिख चुके हैं। और अधिकतर देखा जाए राष्ट्रपति संसद में जो क्या है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक यानी फॉर्मल रूप से मात्र अलंकारिक होता है। अलंकारिक का मतलब जैसे घर में हम भूमिका मुखिया के तौर पर रख देते हैं, दादाजी हैं हमारे। ठीक है, कोई हमारे मांगलिक कार्य होंगे तो दादाजी का नाम सबसे ऊपर छपता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, कोई मांगलिक कार्य हो या कोई और वैसे कार्य हो तो दादाजी का नाम पहले छपता है, तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पे अलंकारिक है। ठीक है, वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति निहित होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल इनकी उदाहरण है, आपका भारत भी उदाहरण है इसका। अर्ध अध्यक्षात्मक में आपने पढ़ा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, यानी कि यहाँ पर इनमें बंटवारा होता है, ये सब चीजें आप ऊपर भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी प्रणाली, और आपने यहाँ पर ये देख भी ली। यहाँ पर अब श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि भाई श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में जिक्र यहाँ किया गया है। 1978 में श्रीलंका के संविधान में जो है एक संशोधन किया गया है और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाला सिद्धांत लागू किया गया है, यानी कि यहाँ पर जनता डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को चुनती है, और राष्ट्रपति जो है और प्रधानमंत्री ये तो या तो एक ही दल के हो सकते हैं या फिर अलग अलग दलों के, क्योंकि यहाँ पे जनता चुनाव कर रही है। ध्यान रखना, अर्ध अध्यक्षात्मक के में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता कर रही है और अध्यक्षात्मक में भी जनता ही कर रही है। ठीक, संसदीय में जनता नहीं कर रही है।
जैसे हमारे भारत में है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी जाती हैं। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक है, यहाँ पे वही है कि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी हमारे यहाँ की तरह ही लगभग है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे मंत्रियों को हटा भी सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति ये होता है। राष्ट्रपति सरकार का भी इनके प्रधान होता है। यहाँ पे श्रीलंका में, हम अपने यहाँ नहीं, श्रीलंका में, और मेन चीज है श्रीलंका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। ठीक है, तो ये सब है इम्पीचमेंट वाला कुल 2, ये सब देखिए कंपेयर करके बताया गया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था है। ये तो हमने ऊपर देख लिया, एक यहाँ पर हमने ओवरव्यू ले लिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। बात कर लेते हैं हम भारत में संसदीय कार्यपालिका की, कि भारत में संसदीय कार्यपालिका किस तरह से कार्यरत है, कैसे कैसे डिसीजन ले रही है, कैसे कैसे अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं की बात की जाए तो भारतीय संविधान निर्माताओं को जो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, इनके अधिनियमों के जरिए जो है एक संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो गया था कि भाई कैसे हमें संसदीय प्रणाली को अपनाना है, कैसे इसे चलाना है। ठीक है, यहाँ पर यानी जनप्रतिनिधि जो चुनकर जा रहे थे वो अपनी बखूबी अपना काम कर रहे थे। ये हम पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर या पहले एग्जाम्पल के तौर पर देख चुके थे। तो यहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में एक बात थी कि हम ऐसी पद्धति अपनाएंगे जिसके जरिए जो हमारी जनता है उसे कहीं ये ना लगे कि हमारी अपेक्षाओं पर ये सरकार खड़ी ना उतर रही है। तो इस हिसाब से हमने ये प्रणाली अपनाई जहां पर क्या है, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर जो है संसद में भेजती है और संसद में जनप्रतिनिधि जनता की तरफ से अपने डिसीजन लेते हैं। ये हमने देख लिया है। यानी भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो। लेकिन यहां पर सवाल यही था कि हम मुख्य अध्यक्षात्मक जो है कार्यपालिका में मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर हम बल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमने अध्यक्षात्मक में देख लिया कि राष्ट्रपति जो है अपने मनमाने ढंग से भी कार्य कर रहा है, विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसी प्रणाली हो जहां पर जनता की बात मानी है, जनता जनार्दन ऊपर रहे, कोई एक व्यक्ति ऊपर ना रहे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चुनकर चला गया अपनी तानाशाही चलाई, ये बिल्कुल ना हो। यानी कि यहां पर साफ साफ है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। व्यक्ति पूजा का मतलब जान रहे हैं आप? जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई ये विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, यहां पर हमने देखा अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाएगा, अपनी मनमर्जी चलाएगा। अमेरिका में देख सकते हैं आप, ट्रंप सबसे यूनिक एग्जाम्पल है इसका। मनमर्जी चलाते हैं, जहां भी जाते हैं तो नहीं सुनते हैं कि क्या विधायिका कह रही है, क्या कह रही है, नहीं, हमें जो करना है वो करना है। तो ये चीजें गलत होती हैं कहीं ना कहीं। तो वही हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में था कि भाई हमने इतने मुश्किलों से देश आजाद करवाया है और उसके बाद यहाँ पर कोई मान लीजिए सनकी व्यक्ति इस तरह से बैठ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है जनता की जो अपेक्षाएं होंगी उन पर पानी फिर जाएगा। तो जरूरी ये था कि हम इन सब चीजों पर अंकुश लगाएं, यानी यहाँ पर हम एक बैलेंस क्रिएट करें जिसके जरिए राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो सीमित रहे, यानी केवल और केवल क्या है, नाम मात्र की रहे, ज्यादा हस्तक्षेप वाली भूमिका ना रहे। ज्यादा हस्तक्षेप वाली भूमिका अगर रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो यहां पर बताया गया कि भाई संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उनमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। व्यक्ति पूजा का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति ऊपर वहां पर बताया गया है कि भाई नहीं सुनता है विधायिका की, ऐसा यहां बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो यहां पर वही बताया गया कि भाई संसदीय व्यवस्था में हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और नियंत्रित भी होगी इसी से। ये हमारे यहाँ है पद्धति। ठीक है, और यही प्रणाली हमारे यहाँ संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय, यानी प्रांत का मतलब राज्य स्तरों पर, ठीक है, जो आपके स्टेट लेवल है, यही प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है। जैसे आप देखते होंगे राज्य का प्रमुख कौन होता है आपका, राज्य का प्रमुख आपके यहाँ जो राज्यपाल होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है राज्यों में, ये आप देख चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई राष्ट्रपति भारत का औपचारिक फॉर्मल रूप से प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का जो है चलाते हैं और राज्यों में कौन है, राज्यपाल जो है वहां का राज्य का प्रमुख है। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका दोनों चला बनाते हैं, ये आप जानते हैं और ये लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ने पर हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। हमें यह पता चलता है कि भाई राष्ट्रपति की शक्तियां स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हमें यहां पर अगले वाले पैराग्राफ में ये देखने को मिलता है। यानी बेशक औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालक शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है, भारत के संविधान में फॉर्मल रूप से संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी जो मंत्रिपरिषद है इसके माध्यम से ही राष्ट्रपति इनका प्रयोग कर सकता है। ये सेकंड पॉइंट में आप क्लियर कर लेना कि हमारी संघ की कार्यपालक शक्तियां किसमें, राष्ट्रपति में दी गई हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनी है इसी के माध्यम से इन कार्यपालक शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ आपको पता होगा 5 साल के लिए चुना जाता है।
यानी सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता है इसका, बल्कि इसका जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करते हैं, बल्कि विधायक और सांसद करते हैं, यानी निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। और यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मृत सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर इनका निर्वाचन होता है। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, डिटेल में देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आर्टिकल 1961 में इनका इम्पीचमेंट की प्रक्रिया उसके जरिए हटाया जा सकता है। पूरा बर्डन है राष्ट्रपति का, कैसे हटाया जाएगा, कौन कौन से अधिकार होंगे, यानी कि महाभियोग वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 74(1) में एक बात बोली गई है, वो ध्यान से पढ़ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और यहाँ पर साफ साफ क्या है कि अपने कृत्यों को का प्रयोग करने के लिए इसी की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हो सकता है राष्ट्रपति इनकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह दे, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद पुनः यही सलाह दी जाएगी तो इसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। यहां पर वर्ड आ रहा है ही का मतलब क्या है? बाध्यकारी बना दिया है। बाध्यकारी क्यों बना दिया है? साफ साफ बताया गया है। यानी कि यहां पर ही का जो प्रयोग किया गया, ही का मतलब क्या है? इसका अर्थ है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ये नहीं कह सकता है कि हम मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ये यहां पर बात स्पष्ट हो गई है अनुच्छेद 74 के उपबंध 1 में। ठीक है, यानी पहली बार में आप बेशक ये कह सकते हैं पुनर्विचार कर लो, लेकिन जब पुनर्विचार के लिए दोबारा वही सलाह आपको दी जाएगी तो राष्ट्रपति उससे ये नहीं कहेगा नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो अपनी चलाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल इन्हें अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अगर कहा भी जाए, यहाँ पर देखिए आलोचक कहते हैं भी हैं कि राष्ट्रपति बनाने का रोल ही क्या रहा। राष्ट्रपति बनाने का रोल ये रहा कि हमारे यहाँ जो अभी आगे देखेंगे अस्थिरता रहती है, तो उस अस्थिरता के टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश संभाल ले। देश ऐसी स्थिति में ना चला जाए कि भाई देश का कोई मतलब देश का कोई यहाँ पर कह सकते हैं जो है गार्जियन ही ना हो उस समय, तो ऐसी स्थिति ना बने यहाँ पर। ठीक है, यानी देश का कोई माता पिता ना रहे उस समय, हमें आम भाषा में कह सकते हैं, या अनाथ हो जाए, ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए हमने राष्ट्रपति का पद रखा है। अभी आप देखेंगे क्यों, उसका जवाब भी दिया है इस किताब में। ठीक है, तो बेसिकली राष्ट्रपति का पद इसलिए हमने रखा है कि कभी कभी यानी ऐसी आ जाती है, ऐसी जरूरतें आ जाती हैं या फिर ऐसी समस्या क्रिएट हो जाती है जब राष्ट्रपति की महत्ता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब कांग्रेस का अच्छा खासा प्रचंड बहुमत बनता आ रहा था, 1989 से पहले की घटनाएं आपको पता होंगी, 1989 से पहले तक देखा जाए, यानी इमरजेंसी 1975 की इमरजेंसी लगी है, उससे पहले तक कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत में रहती थी, जो है केंद्र में भी राज्यों में भी, तो कोई दिक्कत आती नहीं थी। लेकिन 1989 के बाद सरकारें इतनी ज़्यादा अस्थिर हुई कि किसी को बहुमत मिलना ही मुश्किल हो गया। तो ऐसे में राष्ट्रपति का रोल यहाँ पे बढ़ गया कि भाई राष्ट्रपति अब डिसीजन लेगा कौन सा दल यहाँ पे गठबंधन करके सरकार बना सकता है, उसके व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, टाइम दिया जाए। तो ऐसे में राष्ट्रपति का रोल यहाँ पर फिर निकल के आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति कैसी हैं? जैसा कि आपने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान है ये। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ये करेगा, ये बात आप पढ़ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर औपचारिक प्रधान तो है ही है, यानी राष्ट्रपति में कार्यकारी, विधायी, कानूनी, ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान की शक्तियां भी हैं इसके पास। लेकिन वास्तव में ये सारी शक्तियां किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये प्रयोग करेगा। यानी हम एक तरह से मान सकते हैं कि इनकी चाबी, राष्ट्रपति की शक्तियों की चाबी किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। आप ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के पास शक्तियों का एक पिटारा बंद है पूरा का पूरा, लेकिन चाबी उसकी कहां पर है? मंत्रिपरिषद के पास है। मंत्रिपरिषद जब तक कुछ ओपन नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे यहाँ वास्तविक, देखिए समझने वाली बात है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उन्हें दुविधा आ जाती है कि ये संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में हैं तो फिर प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ये आप इतना जान लीजिए ऊपर वाली लाइन कि जब आपसे अगर पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं तो राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में वास्तविक कार्यकारी कौन है, वास्तविक यानी रियल में, तो रियल में प्रधानमंत्री है। ठीक है, रियल में वास्तविक कार्यकारी जो है वो प्रधानमंत्री है, और ये ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक कार्यकारी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ये राष्ट्रीय स्तर पर यही वास्तविक कार्यकारी है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ पर बहुमत प्राप्त होता है और वही ये वास्तविक कार्यकारी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार मिले हैं, यानी हमने ये तो ऊपर देख लिया कि भाई राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं करेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार हो? ये इस बात पे हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, कहीं कहीं कभी कभी हमें सोचने में ये लगता है कि राष्ट्रपति को कोई परिस्थिति में कोई विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। यानी एक ये बिल्कुल गलत मूल्यांकन होगा। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। है, लेकिन समय पर है, यानी कि बिना समय के नहीं है, यहाँ पे समय पर है, समय पर विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की जो कार्यवाही है, प्रधानमंत्री की कार्यवाही है, उनसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जब उनसे सूचना मांगी जाए तो उन सूचना को प्रेषित करे, उन्हें सूचना को दे। आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह की ये है, यानी कि यहाँ पर ये जब सूचना मांगेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत, तो उन्हें सूचना देनी पड़ेगी, मंत्रिपरिषद को देनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं, वो 3 अवसरों पर देखने को मिलते हैं। 3 अवसरों पर कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर पहली बात तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है, पहली बात तो देखिए एक एक करके विशेषाधिकार जो है वो एक्सप्लेन किए गए, कौन कौन से अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार प्रयोग करता है। ठीक है। पहला वाला विशेषाधिकार जो है आपका ये विवेक वाला है, जैसे हम कह सकते हैं विवेक वाला। विवेक का मतलब क्या है कि भाई मंत्रिपरिषद कोई आदेश दे रहा है, मंत्रिपरिषद कोई सलाह दे रहा है, राष्ट्रपति कहता है यार इस पर जो एक बार एनालाइज कर लो, इससे फिर से जो है देख लो कि भाई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई बात नहीं, मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा दे दी, दूसरी बार में उसे माननी पड़ेगी। यानी कि जो आपने राष्ट्रपति ने पहली बार में पुनर्विचार के लिए लौटाया है, ये इसके विवेक पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। सोचने समझने तर्क करने की क्षमता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। यानी राष्ट्रपति का लौटाना भी यहाँ पर उसकी पावर ही तो है, एक विशेषाधिकारी तो है, तभी तो लौटा पा रहा है। अब यार मतलब आप खुद सोचें कि यहाँ तो बिल्कुल ही वही कर दी जाए कंडीशन, नहीं आपको कुछ नहीं, जो हम कहें वही उसी पर साइन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन तो है नहीं। राष्ट्रपति एक बार तो कम से कम कह रहा है, नहीं विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो विवेक के दम पर कर रहा हो। ठीक है। बेशक उसे सेकेंड टाइम पर उसे एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन पहली बार तो उसने विशेषाधिकार का प्रयोग किया, ठीक है, विवेक के रूप में। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी होती है, यानी निषेधाधिकार की भी शक्ति होती है। निषेधाधिकार की शक्ति वो कब प्रयोग करता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कोई कानून जब बनता है, वो कानून बनता है विधेयक के थ्रू, यानी संसद से पारित होकर विधेयक जाता है, वो विधेयक पर जब राष्ट्रपति अपने साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन धन विधेयकों पर राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक नहीं सकते हैं, ये बात जानते हैं। धन विधेयकों के बारे में पहले से प्रावधान कर दिए गए हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति होल्ड नहीं कर सकता है, उस पर उसे अपनी अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लेकिन बाद बाकी जो विधेयक होते हैं, जो कानून बनते हैं, उनको राष्ट्रपति रोक सकता है, लंबित भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग में भी डाल सकता है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी तरह की निषेधाधिकार ताकत है राष्ट्रपति की। तो यहाँ पर वही तय गया है कि वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, खास करके धन विधेयकों को छोड़कर इनमें स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है कानून, यानी कानून बनने से पहले विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, उसको पढ़ता है। तो यहाँ पर हो सकता है पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, हो सकता है पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया विधेयक जो है फिर से जो है विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, इस बार पारित कर दे, या फिर पारित ना करे तो क्या है, यहाँ पर बताया गया कि भाई मान लीजिए क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति को उस समय उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसकी वीटो पावर है इस समय। लेकिन पुनः दोबारा इसे विधेयक को पहुंचाया जाए तो राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भाई इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। हो सकता है पुनर्विचार के लिए लौटाए हुए विधेयक जो है लंबे समय तक पेंडिंग में पड़ा रहे, यानी राष्ट्रपति ने उसे साइन ही ना करे, लंबित रख ले। लंबित का मतलब क्या है, ना तो हाँ ना ही ना। और यहाँ पे ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा कि आपने विधेयक क्यों पेंडिंग रखा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि कह सकते हैं राष्ट्रपति को यहाँ पर अनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है, और इसे कई बार पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। यानी पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, अनिश्चित काल के लिए उसने पेंडिंग में डाल दिया कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, अब क्या सरकार चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है एक यहाँ पर, जैसे यहाँ बताया गया है कि 1986 में संसद ने एक था भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक था, ये पारित किया और राष्ट्रपति के पास भेजा। अब देखिए इसकी आलोचना उस समय बहुत जबरदस्त हो रही थी कि भाई इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। उस समय राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह थे, तो ज्ञानी जैल सिंह ने वहां पे कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, विधेयक को लेकर लंबित रख लिया। अब ज्ञानी जैल सिंह का जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, दूसरे राष्ट्रपति आए, यानी यहाँ पर वेंकट रमण आए। तो वेंकट रमण ने क्या किया, यानी पुनर्विचार की संसद को लौटा दिया। अब
संसद के लिए लौटाया पुनर्विचार के लिए, तब तक पता चला कि सरकार ही चेंज होगी अब फिर से, ठीक है। और 1989 में फिर से एक नई सरकार बनी। अब नई सरकार जो बनी तो गठबंधन वाली सरकार थी, तो गठबंधन वाली सरकार जो थी वो कभी पेश ही नहीं कर पाई विधेयक को। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि भाई वास्तविक परिणाम ये हुआ कि विधेयक वो पारित कानून बन ही नहीं पाया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉकेट वीटो के रूप में राष्ट्रपति की ये पावर है कि निश्चित काल के लिए पेंडिंग में डाल देता है राष्ट्रपति। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह राष्ट्रपति अपना विरोध भी दर्ज करवा देता है, यानी कि हम मना ही कर दे रहे हैं, हम नहीं स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, ये भी देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी परिस्थिति में राष्ट्रपति कैसे अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा वो हम बता रहे हैं। तीसरी परिस्थिति बनती है राजनीतिक परिस्थिति कारणों से। राजनीतिक कारण क्या होते हैं? काफी बार आपने देखा होगा अस्थिर सरकार है। अस्थिर का मतलब क्या है कि भाई लोकसभा में प्रचंड बहुमत ना मिले, यानी मान लीजिए कोई इलेक्शन हो लोकसभा का और वहां पर किसी भी पार्टी को प्रचंड बहुमत ना मिले, जितना बहुमत चाहिए हमें अपना प्रधानमंत्री का नाम आगे करने के लिए, उतना बहुमत किसी दल के पास ना हो, तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में यहां पर राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा और यहां पर ये देखेगा कि भाई यहां पर कौन सा ऐसा दल है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें निकली हुई हैं और कौन सा दल ऐसा है जो गठबंधन करके सरकार चला सकता है। तो राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उससे ये कहेगा, ठीक है, कि भाई आप सरकार अपना लीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं 6 महीने का, 6 महीने में अपना बहुमत साबित कर देना, ठीक है। हमें ये जो स्थिति है ये 1989 के बाद देखने को मिली है, 1989 से लेकर 98 तक, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में शुरुआत में जो है ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं हुई थी। और यहाँ पर बताया गया कि 1989 से लेकर 1998 तक 4 संसदीय चुनाव हुए और यहाँ पर किसी भी दल को एक दलीय गठबंधन का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा है, राष्ट्रपति को यहाँ पर निर्णय लेना पड़ा है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा है कि भाई कौन सरकार बनाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दी गई है, ये भी देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है ये राजनीतिक परिस्थितियों में क्रिएट होता है, राजनीतिक परिस्थितियों में से यूज करता है। जब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जब लगता है कि कोई भी दल अब सरकार बनाने के लायक नहीं है, बहुमत में, प्रचंड बहुमत में नहीं है, तब राष्ट्रपति अपना स्वविवेक इस्तेमाल करता है वहां पर, ठीक है, कि भाई कौन सा ऐसा बड़ा दल है जो जिसके पास, मान लीजिए कोई ऐसा दल है जिसके पास 200 सीटें निकली हुई हैं, तो बाद बाकी उसे लगता है कि भाई 70-80 सीटें और निकाल ली जाएगा ये, ठीक है, ऐसे करके सरकार बना ली जाएगा। तो ऐसे करके राष्ट्रपति जो है उसे फिर आगे वरीयता देता है, प्रिविलेज देता है कि भाई आप आइए, प्रायोरिटी में आइए आप, और आपको हम समय दे रहे हैं, समय के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो ये राष्ट्रपति का राजनीतिक परिस्थितियों में क्रिएट हुआ विशेषाधिकार है, ठीक है। ऐसे करके आपने 3 विशेषाधिकार आपने देख लिए यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है उसका जवाब यहां पे दिया गया है कि आप पूछ सकते हैं कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है। हमने ऊपर ये देखा कि वास्तविक कार्यकारी आपकी जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कर रहा है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां उसी में हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए ही हुआ है कि आपके ऊपर जो तीसरा वाला एग्जाम्पल दिया गया है विशेषाधिकार वाला, इसी वजह से ये यहां पर हुआ कि राष्ट्रपति का पद हमने सृजित किया है। क्यों? क्योंकि कई बार यही होता है कि भाई गठबंधन सरकारें बन रही हैं, सरकारें ऐसी कोई बनी नहीं पा रही हैं, पूर्ण बहुमत मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि देश अनाथ हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई देश की जनता ये सोचे कि भाई देश चलाने वाला कोई है ही नहीं, एकदम यहाँ देश का माहौल चेंज हो जाए। हो सकता है ऐसी स्थिति में ये भी हो कि तख्ता पलट वाली साजिश भी कोई कर दे। तो ये सब साजिश हमारे देश में ना हो, हमारे देश में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सुदृढ़ बना रहे, ठीक है। इस वजह से हमने राष्ट्रपति का पद सृजित किया है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई यहाँ पे सरकार नहीं होगी प्रॉपर वे में, कोई वास्तविक कार्यकारी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो अंग होंगे जैसे आर्मी है, ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी है, नेवी है, ये सब हो सकता है इन सब के प्रमुख ये कहें कि हम गठबंधन कर लें, हम लोग आपस में पूरे देश पे कब्जा कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तमाम देशों में ऐसा हुआ कि सैन्य प्रमुखों ने जो है कब्जा जमा लिया है। तो ये सब बातें हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में थी। वो ये जानते थे कि भाई ऐसी परिस्थिति का क्रिएट होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जिसके अंदर ताकत होगी वो उसका लाभ उठाएगा। तो ये ताकतवर लोग लाभ ना उठा पाए, इसी तरह का हम सिस्टम ही बना दें कि भाई उस सिस्टम का ही पालन करना पड़ेगा। यानी कि अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भंग हो गई होगी तो राष्ट्रपति के हाथ में शक्ति होंगे, राष्ट्रपति शासन चला रहा होगा उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस वजह से यहाँ पर रोल इसका राष्ट्रपति का अहम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई ये विधायिका जो है बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, मंत्रिपरिषद कभी भी हटाई जा सकती है, जब तक नई नियुक्ति होगी तब तक राष्ट्र प्रमुख की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है, जिसका कार्यकाल स्थायी हो। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थायी नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थायी है। तो राष्ट्रपति की भूमिका इसी वजह से रखी गई है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है, समझा दी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके, अब देखिए यहाँ पर
उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ठीक है, यहां पर अंतर केवल ये है कि भाई इनके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिलकर इनका निर्वाचन कर लेते हैं, चयनित सदस्य। ठीक है, और यहां पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से जो है आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और इस पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। और ये उपराष्ट्रपति आपको पता होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ये या फिर त्यागपत्र दे दे, महाभियोग की क्रिया हो तो उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर कभी आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे फखरुद्दीन अली रहमत रहे थे, इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था, एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके उपराष्ट्रपति का रोल हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है ये है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, आप पहले ही देख चुके हैं आर्टिकल 74 का उपबंध 1 में कि भाई राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री यहां पर इसका प्रधान होता है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए किसी अपने देश में प्रधानमंत्री ही यहां पर देश का सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में आप ये बात जानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी विधायिका का बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि जो विधायिका है अगर वो बहुमत में नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रधानमंत्री का पद से हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यही बताया गया कि भाई मान लीजिए प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है तो अपना पद भी खो देगा। ठीक है, यहां पर आपको वही एग्जाम्पल बताया गया 1989 के बाद कई सारी कंडीशंस ऐसी आई जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन वाली सरकारें बनानी पड़ी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को हटाना भी पड़ा बार बार, क्योंकि जब गठबंधन वाले लोग कहते थे अब समर्थन हमारा खत्म, प्रधानमंत्री भी अपने पद से हट जाता था। तो ये देखने को हमें मिला है, देखा भी हमने। तो यहां पर फॉर्मल रूप से आप ये जानते हैं कि जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ये तय करता है, देखिए पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री तय करता है कि भाई उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। तो उनके पद स्तर, मंत्रालय, ये सब आवंटन में प्रधानमंत्री ही रोल निभाता है, बताता है किस किस को क्या वरिष्ठता के क्रम में क्या क्या कौन कौन से पद मिलेंगे, कौन मंत्री बनेगा, राज्य मंत्री कौन बनेगा, उपमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर ये बनाई जाती है। वही राज्यों में अगर देखा जाए तो राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहता है कि भाई ये हमारा सहयोगी दल का ये मंत्री बनेगा, ये बनेगा, पूरा वही पैटर्न है। ठीक है, तो बताया गया है यहाँ पर। अब बताया गया है यहाँ पर एक बात कि भाई मान लेते हैं संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या होगा, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो पाता निर्वाचित तो क्या होगा, उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं है, सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह है कि उसे लोकसभा या राज्यसभा के किसी एक सदन के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। निर्वाचित नहीं हो पाएगा तो अब इसी बात है उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप और लिख भी लेना। अब देखिए यहां पर मंत्रिपरिषद का आकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का आकार क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे अक्सर जो गठबंधन होते हैं, ये बात आप जानते हैं भाई, जोड़ तोड़ गठबंधन होते हैं, वहां पर पहले ही साठगांठ हो जाती है कि भाई ये महत्वपूर्ण मंत्रालय फलाने आदमी को देंगे, ये मंत्रालय हम फलाने आदमी को देंगे, ये फलाने मंत्री इसके बनाए जाएंगे, क्योंकि मंत्रियों को विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं सदस्यों की तुलना में। तो भाई हर कोई व्यक्ति चाहता है लॉलीपॉप हमें भी मिले। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई मंत्रिपरिषद कितना बड़ा होगा। शुरुआत के दिनों में हमें देखने को मिला था कि भाई ऐसे राजनीतिक गठबंधनों के लालच में क्या था, मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ता ही जा रहा था, कोई प्रतिबंध नहीं था। तो ऐसे में संविधान संशोधन करना पड़ा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और यहां पर इसका आकार मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। यानी कि यहाँ पे मांग क्या है, परिस्थितियां क्या है, उसके अकॉर्डिंग। यानी कि यहां पर क्या है कि आपने देखा होगा कि जब गठबंधन होता है, गठबंधन में तो काफी बड़ा हो जाता था, लेकिन यहां पर ये व्यवस्था की गई संविधान संशोधन करके कि भाई मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो लोकसभा या राज्यों में विधानसभा की, यानी लोकसभा की या फिर राज्यों में जो विधानसभा है उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। यानी कि ध्यान रखना लोकसभा, ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, जो मंत्रिपरिषद जो बनेगी उसकी संख्या लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं निर्वाचित उनसे 15% से ज्यादा नहीं होगी। यानी आप 543 का 15% निकाल लें, इससे बड़ी आपकी मंत्रिपरिषद नहीं बनेगी। ये एक प्रावधान कर दिया है, क्योंकि वही बात है कि आप सबको मंत्री बना दोगे
तो फिर सब लोग ही यहाँ पर सब यही चाहेंगे कि भाई हमें विशेषाधिकार मिले। कोई कौन ये चाहेगा कि हम कम किसी से नहीं कम रहें। सब आदमी चाहेगा हमें ये फलाना मंत्रालय मिल जाए, हमें ये मंत्रालय मिल जाए। तो इस बात को लेकर ये 15% वाला रूल लगाया गया 91वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, ये आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ने पर यहां बताया गया है संसदीय शासन की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो आपकी विशेषता ये है कि कार्यपालिका निरंतर रूप से सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। जैसा कि हमने ऊपर संसदीय प्रणाली के बारे में देखा था, जबकि आपकी अध्यक्षात्मक में वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो वास्तव में क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है, विश्वास का मतलब क्या है, बहुमत नहीं रहता है, तो क्या होता है, उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी कि जब मंत्रिपरिषद को भंग करना पड़ता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद वास्तव में एक कार्यकारी पूरी समिति है और यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ में आ रहा है आप? यानी कि यहां पर मंत्रिपरिषद में जितने भी कैंडिडेट हैं सब मिलजुल कर काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अपनी ढपली अपना राख वाला नहीं है सिद्धांत। सब मिलजुल कर डिसीजन लेंगे, सब मिलजुल कर ही वहां पर कार्यवाही संचालित करेंगे। ठीक है, यानी एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी कि यहां पे मान लीजिए किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि यहां पर मान लेते हैं मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अविश्वास तो तभी आएगा जब हमारा ये बहुमत खो देंगे लोकसभा में। यानी एक मंत्री का बहुमत खोने का मतलब क्या है कि पूरी मंत्रिपरिषद को ही भंग होना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री जो है सहमत ना हो इनके निर्णय से, तो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। तो ये सब सिद्धांत हैं। फिलहाल ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कायम काम करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व एकजुटता के सिद्धांत पर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्याग पत्र देना पड़ जाता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, भारत में अगर बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का मालूम ही है सरकार का सर्वोपरि है। सरकार में इसका स्थान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री के बिना जो है यहाँ पर मंत्रिपरिषद का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहले होती है और उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की ऐसी कंडीशन में अगर मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पे भंग हो जाएगी। लेकिन जब किसी मंत्री की मृत्यु होगी या उसका हटाया जाता है या त्यागपत्र दे देता है तो वहां पर केवल मंत्रिपरिषद में एक स्थान खाली होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर खत्म हो जाता है, प्रधानमंत्री में पद से त्याग दे देता है या फिर कुछ भी और भी कंडीशन लग जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। रीजन यहां पर यही है क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुखिया ही मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री है और जब मुखिया नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है मंत्रिपरिषद फिर किस काम की रहेगी। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि भाई प्रधानमंत्री जो है ये एक तरफ तो मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब आप समझ रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की जो बात है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति का जो कोई मान लो सुझाव है तो मंत्रिपरिषद को बताता है। तो एक सेतु का काम कर रहा है। यानी कि पंडित नेहरू ने जो है प्रधानमंत्री को यहाँ तक कि केंद्रीय धुरी भी कहा है, केंद्रीय धुरी की संज्ञा भी दी है। ठीक है, तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है ये आपके तमाम महत्वपूर्ण सरकार के निर्णय होते हैं उन निर्णयों में सम्मिलित होता है। इसकी शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां इसकी, जैसे मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करना है, लोकसभा का नेतृत्व भी करता है ये, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, अधिकारी जमात का आधिपत्य का मतलब क्या है, सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं इनको भी गाइडलाइन वगैरह जारी करता है, मीडिया वगैरह तक अपनी बात रखता है, चुनाव के दौरान व्यक्तित्व का उभार सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह, विदेश यात्रा वगैरह, इन सब में भी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने प्रतिबिंबित करता है अपने आप की छवि को। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगली बात, यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई प्रधानमंत्री का रोल यहां पे अहम है और प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पर केंद्रीय अर्थ आपने ग्रहण कर लिया। अब अगली बात यहां पर ये निकल के आती है, देखिए अगले वाले पॉइंट में यहां पे ये बताया गया, अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भाई यहां पर हमने ऊपर ये देखा कि भाई 1989 के बाद अस्थिर गठबंधन सरकारें बनी। 1989 से लेकर 1998 तक 4 सरकारें बनी और 4 की 4 सरकारें बीच में ही भंग हो गई, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि गठबंधन में क्या होता है कि भाई एक पार्टी ने, यानी पार्टी ए ने पार्टी बी से समझौता किया, अब बी की अपनी कुछ और डिमांड थी जिसको ए ने पूरा नहीं किया तो भाई कहेगा बी कि चलो हम तो साइड में हो रहे हैं, और साइड में होते ही ये सरकार ये वाली धड़ाम से गिर जाएगी। तो यही होता है गठबंधन में, आप जानते हैं। यानी कि यहाँ पे समझौते होते हैं, समझौते मान लो तालमेल नहीं बैठ पाता है समझौतों में तो कहते हैं भाई हम अलग हो रहे हैं, आप अलग हो गए, हो जाओ। तो वहीं अलग होने का मतलब ये सरकार गिर जाती है।
तो यहाँ पर काम कोई व्यक्ति कब कर पाएगा, यानी कोई मंत्रिपरिषद स्वतंत्र रूप से काम तभी कर पाएगी, प्रधानमंत्री एकदम स्वच्छंद रूप से काम तभी कर पाएगा, निर्विवाद रूप से काम तभी कर पाएगा जब वो बहुमत से सरकार बने होगी। यानी आप समझ रहे हैं, लोकसभा में उसकी पार्टी का एक बहुमत होगा तभी तो वो काम कर पाएगा, और बहुमत नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो उसे दबकर चलना पड़ेगा। जैसे आपने पूर्ववर्ती समय में भी देखा था कि जो तमाम सरकारें आई थी वो गठबंधन वाली सरकारें थी, गठबंधन वाली में यही होता था कि उन्हें दब के चलना पड़ता था। उन्हें लगता था भाई एक कोई दल हट गया हमारे साइड से तो हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारा पद खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से सरकार जो होती थी स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाती थी। तो देखिए बहुत हद तक ये अच्छा भी है, बहुत हद तक ये बुरा भी है। अब अच्छा कैसे है? अच्छा इसलिए है, यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ भी बताई हैं कि भाई अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। अच्छा ऐसा है कि भाई ऐसे में राष्ट्रपति का जो रोल है वो बढ़ गया। भाई गठबंधन सरकार है तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति का जो यहाँ पर डिसीजन लेने का, यहाँ पे विवेक के आधार पर यहाँ पे कौन व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनेगा ये डिसीजन करने का निर्णय जो है राष्ट्रपति का बढ़ गया। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का ओहदा कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ गया, राष्ट्रपति की यहाँ पे पावर विशेषाधिकार यहाँ पे बढ़ गए। दूसरी बात यहाँ पर ये रही, प्रधानमंत्री पहले जो अपना कार्यकारी प्रमुख था और अपना मनमाने ढंग से काम चला रहा था, अब उसे भी डर के चलना पड़ रहा है, दब के चलना पड़ रहा है, क्योंकि गठबंधन सरकार है। हो सकता है भाई किसी से तालमेल ना बैठे, कोई अलग हो जाए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ये प्रधानमंत्री को सलाह भी लेनी पड़ रही है, परामर्श की प्रवृत्ति अब बढ़ गई यहाँ पे। कहने का मतलब ये गठबंधन सरकार होने का मतलब क्या है कि अब परामर्श भी करना पड़ रहा है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये तो नहीं कर सकता कि हम जो चाहेंगे वही होगा, नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या बनी कि भाई यहाँ पर जो मंत्रियों का चयन, ऊंचे उनके पद स्तर, मंत्रालय, इन सब पर भी अंकुश लगा। अंकुश का लगने का रीजन ये था कि भाई अब जो जिस और पार्टी से हमारा समझौता हो रहा है उसने भी कह दिया कि भाई फलाने मंत्रालय तो हमें भी चाहिए। तो ऐसे में जो इनके जो मुंह लगे हुए व्यक्ति होते थे, प्रधानमंत्री वगैरह के मुंह लगे हुए व्यक्ति होते थे जिन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा देते थे, इन सब पर भी अंकुश लग गया। दूसरी बात, अगली बात ये निकल के आएगी, प्रधानमंत्री अब गठबंधन सरकार में यहाँ पर नीतियां और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ समझौते हुए हैं सहयोगी दलों के बीच, इनकी काफी बातचीत समझौते के बाद ही नीतियां बनी हैं। यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को मध्यस्थ की भूमिका में रहना पड़ेगा, मीडिएटर की भूमिका में। यहाँ पर एक तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि भाई डिक्टेटर की भूमिका में आ जाए, तानाशाह की भूमिका में हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए ये जो इस तरह की जो सरकारें होती हैं कभी कभी आम जनता को फायदा भी पहुंचाती हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं। जैसे मैं वर्तमान गवर्नमेंट का एग्जांपल ले सकता हूं, यानी वर्तमान जो मोदी सरकार है उसका एग्जांपल में यूनिक एग्जांपल है। यानी आप जानते हैं प्रचंड बहुमत से है, कोई और ये फर्क ही नहीं पड़ता है उन्हें कि भाई कौन हमारा सपोर्टर हट जाए, सहयोगी दल हमसे दूरी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रचंड बहुमत से है, हटाने वाला ही नहीं, पूरा कार्यकाल करके ही हटेंगे हम तो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिए। जैसे आपने धारा 370 का देखा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो उन डिसीजन यानी ये राष्ट्रव्यापी डिसीजन थे और मैं सराहना भी करता हूँ, वाकई में अच्छे डिसीजन थे ये। अगर और ये पेंडिंग पड़ा रहता ये मुद्दा, मान लेते हैं कोई गठबंधन सरकारें बनती रहती तो यकीन मानिए हम लोगों की भी पीढ़ियां निकल जाती। आप समझ रहे हैं हम लोगों की पीढ़ियां का मतलब क्या है, यानी हम लोगों की भी उम्र निकल जाती है और 370 नहीं हट पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्या होता है कि जो सिंगल सरकार जो बनती है, यानी जिसको प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनती है, अच्छी भी होती है। ठीक है, दूसरी बात कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई प्रचंड बहुमत वाली सरकार ये होती है, कुछ डिसीजन तानाशाही पूर्वक भी ले लेती है। जैसे वर्तमान गवर्नमेंट में भी देखिए कुछ डिसीजन उन्होंने ऐसे ले लिए जो जनता पर नागवार गुजरे। जैसे नोटबंदी हुआ आपका, आप लोग सब लोग इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। नोटबंदी यानी नोटबंदी में तमाम लोगों की राय नहीं थी समर्थन में, लेकिन हाँ भाई चूंकि वहां पर किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी हैं, यानी कि कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये हर किसी के साथ है, चाहे गठबंधन के साथ हो, गठबंधन के साथ कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम गठबंधन के फायदे देखें तो गठबंधन के शॉर्ट टर्म में देश के लोगों को फायदे मिल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फायदे नहीं है। क्योंकि गठबंधन वाले क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है अपने अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हमें अपना अपना करना है। लेकिन जब एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा खासा सोचती है, यानी कि अपने बारे में सोचती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है राष्ट्रीय स्तर की जो डिसीजन लेने होते हैं वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन लेती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कमियां हर किसी में है, अच्छाइयां भी हर किसी में है। आपको क्या है, आपको दोनों चीजों में कंपेयर करके चलना है और दोनों चीजों को ही पढ़ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई हैं। अब जैसे राज्य का बताया कि राज्य में यही रोल जो है, संसदीय प्रणाली जो है, यहाँ पर राज्य में राज्यपाल कर रहा होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति जो होती है ये केंद्र सरकार करवाती है और केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल राज्यों में। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी यहाँ पर विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, और राज्यपाल के विवेक से ही अपनी पूरी मंत्रिपरिषद वगैरह बनाता है। ये अपनी पूरी प्रणाली वही है, संसदीय प्रणाली यहाँ पर सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ऊपर जो कार्यपालिका जो हमारी है ये अस्थायी कार्यपालिका थी। अब स्थायी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, यानी कि नौकरशाही।
नौकरशाही का मतलब समझ रहे होंगे आप, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी आप समझ, बड़ा अच्छा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्थायी कार्यपालिका रखने का प्रयोजन ही यही था, क्योंकि ये अस्थायी कार्यपालिका है, आती जाती रहेगी। आती जाती का मतलब क्या है कि भाई जनता जनार्दन पर डिपेंड करेगी कि जनता कभी चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी तो चाहिए कि भाई जो ऐसी अस्थिर स्थिति में भी यहाँ पर हमारे यहाँ काम कर सकें, अस्थिर स्थिति में भी प्रशासन बनाए रख सकें। तो इसलिए हमने स्थायी कार्यपालिका का भी प्रावधान रखा, ताकि जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आती जाती रहे, लेकिन स्थायी कार्यपालिका जो है अपने स्थान पर टिकी रहे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी समय सरकार नहीं है सत्ता में, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं है, तो राष्ट्रपति का अधीन आपकी स्थायी कार्यपालिका कार्य करेगी। यानी पूरा हमने एक ढांचा तय कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब है, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है, ठीक है। ये जो है सैन्य सेवाओं से अंतर करने के लिए इन्हें जो है नागरिक सेवा कहा गया है। सैन्य का मतलब हो गया आर्मी वगैरह वाली, ये नागरिक सेवा है, क्योंकि नागरिकों से संबद्ध है, नागरिकों को की देखभाल कर रही है, नागरिकों के लिए योजनाएं पहुंचा रही हैं। तो सरकार में क्या है, स्थायी कर्मचारी के तौर पर प्रशिक्षित प्रवीण अधिकारी जो है ये नीतियों को लागू करवाते हैं, ठीक है, और ये मंत्रियों का सहयोग भी करते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई ये मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं, यानी मंत्री वगैरह जो डिसीजन लेते हैं उन्हें सलाह देते हैं, ठीक है, और जो योजनाएं वगैरह गवर्नमेंट की होती हैं उन योजनाओं को धरातल पर ये उतारते हैं। ये नौकरशाही का रोल है। नौकरशाही से अपेक्षा ये की जाती है कि वो तटस्थ रहेगी। तटस्थ का मतलब क्या है, किसी राजनीतिक दल का फेवर नहीं करेगी, ठीक है, यानी किसी पार्टी का राजनीतिक दृष्टिकोण से समर्थन नहीं करेगी कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, पार्टियां अस्थायी हैं, लेकिन ये स्थायी हैं। आपका तो ये है कि भाई जो आदेश है वो आदेश का हमें पालन करना है, ठीक है। यानी कि वो कटप्पा वाला सीन आप इमेजिन कर सकते हैं, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी कि भाई परम आदेश। तो यहाँ पर तो वही है कि स्थायी इनका रोल यही है कि कोई बन जाए, चाहे कोई बेशक अनपढ़ व्यक्ति ही हमारा ऊपर हो, ठीक है, मुख्यमंत्री बना हो, हमें उसका डिसीजन मानना ही मानना है। आप इसके अपवाद भी जानते हैं और आपके माइंड में आ गए होंगे सब चीज़ें, अनपढ़ की बात करते ही कहाँ कौन से राज्यों में ऐसे व्यक्ति हुए हैं सब मालूम है आपको। यानी एक स्थिति ये भी आई थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चुनावी माहौल है, आप कहेंगे कि सर प्रेरित है, मैं प्रेरित नहीं हूँ, हकीकत यही है। उस समय 26 IAS ने रिजाइन किया था, केवल इसी बात को देखते हुए कि भाई सीएम जो है वो अंगूठा टेक है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भाई सीएम एक अंगूठा टेक व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ पे निर्देश देगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, हम लोग 10-10 घंटे की मेहनत करके इस पद पर पहुंचते हैं और एक अंगूठा टेक व्यक्ति हमसे मन माने काम करवाता है, तो कितना दुख होगा। तो यही स्थिति क्रिएट हुई थी किसी समय में। बहरहाल वही बात है कि भाई आज के समय में अब जिसको नौकरी मिल जाती है एक बार, तो फिर वो दबना पड़ता है कि कैसे जैसे तैसे पहुंच गए, हट जाएंगे तो क्या करेंगे। तो इस वजह से ये लोग झेलते भी हैं। लेकिन ये हकीकत यही है कि वास्तव में कुछ तो परिवर्तन आने चाहिए। यानी कि बेशक मंत्री वगैरह जो है इनके लिए कुछ तो कंडीशन लगानी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। यानी जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हम अंगूठा टेक बिल्कुल पहुंचा दें व्यक्ति और वो अपनी मनमर्जी चलाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए मैं बिल्कुल फेवर नहीं करता हूँ। कुछ तो वहाँ पर उसकी जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन लगानी चाहिए कि भाई इतनी इतनी योग्यता होनी चाहिए इस व्यक्ति में, ये बात तो होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ बताया गया है कि भाई इनमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, प्रांतीय सेवाएं हैं और स्थानीय सरकार के कर्मचारी वगैरह आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिविल सेवा जो आपकी है या नौकरशाही के सदस्य जो हैं ये बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित होती हैं और चयनित करने का जिम्मा जो है इसके लिए हमने जो है संविधान में ही संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा है। लोक सेवा आयोग जो है इन सदस्यों की नियुक्ति करता है निश्चित कार्यकाल के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई लोक सेवा आयोग का जो बताया गया है, लोक सेवा आयोग का जो है यहाँ पर, ठीक है, और राज्यों में भी लोक सेवा आयोग बनाए गए। यानी इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित अपदस्थ किया जा सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई जो इनकी भर्तियां वगैरह होती हैं इनमें आरक्षण का पालन भी होता है। आरक्षण में यहाँ पे पिछड़े वर्ग वगैरह हैं, दलित जातियां वगैरह हैं, यानी SC/ST कम्युनिटी वगैरह हैं, दलित हैं, आदिवासी समुदाय, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब तो OBC वालों के लिए भी है, महिलाओं की भी बात हो रही है, तो इनकी आरक्षण की बात भी की गई सिविल सेवा में। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इनके उम्मीदवारों का चयन कौन करवाता है? आपका संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, ठीक है, यानी कि UPSC करवाता है, आपका संघ लोक सेवा आयोग इनका चयन करवाता है। अब देखिए यहाँ पे सिविल सेवाओं का वर्गीकरण बताया गया है, कौन कौन सी सेवाएं हैं आपकी। यहाँ पे 3 तरह की सिविल सर्विसेज हैं, एक अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है? यानी कि संपूर्ण भारत के लिए है, यानी कि यहाँ इनके व्यक्ति किसी भी जगह पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय सेवाओं का मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं, जैसे अखिल भारतीय में आपका
आईएएस हो गया और आईपीएस हो गया, ये कहीं भी देश में किसी भी जगह लगाए जा सकते हैं। केंद्रीय सेवाओं का मतलब क्या होगा कि ये व्यक्ति केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ चीजें हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं। जैसे विदेश सेवा के लिए, आईआरएस यानी रेवेन्यू सर्विस के लिए, ठीक है, ये उन्हीं तक रहेंगे। इनका राज्यों से कोई ज्यादा लेन देन नहीं रहेगा। केवल जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उस समय चीजें हैं विदेश से रिलेटेड, उन्हें हैंडल करेंगे। या रेवेन्यू से रिलेटेड तो राजस्व सेवा वाले करेंगे। प्रांतीय सेवाओं में जो है सेल टैक्स अधिकारी वगैरह आ जाते हैं, सेल टैक्स ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं, और भी अधिकारी वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से वर्गीकरण है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं और प्रांतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाओं में और भी सेवाएं हैं, ऐसा नहीं, यहाँ तो केवल एक एग्जाम्पल लिख दिया है केवल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर वही बताया गया है भाई, एक जिले का जिलाधिकारी या कलेक्टर, देखिए नाम वही है, जिलाधिकारी कह लो, कलेक्टर कह लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लो, नाम वही है। आप कंफ्यूज मत होना कि भाई कलेक्टर क्या है, कलेक्टर कुछ अलग है, कोई अलग पद नहीं है, वही है। आईएएस लेवल का ऑफिसर ही जो है जिलाधिकारी बनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का ही अधिकारी होता है, ठीक है। और आईएएस अथवा आईपीएस जो अधिकारी लगाए जाते हैं जिला लेवल पर, उनको किसी राज्य से संबद्ध कर दिया जाता है, यानी कैडर के माध्यम से। आप जानते हैं कैडर लोकेशन होता है, यानी जब आप लोग यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, लवसाना में आपकी ट्रेनिंग संपूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका कैडर लोकेशन होगा। कैडर लोकेशन में भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी रैंक वगैरह देखी जाती है, आपकी फिर कैटेगरी वगैरह देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको होम कैडर है या अन्य राज्य दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें राज्यों में भेजती है। तो यहां वही बताया गया है कि भाई आईएएस एक राज्य से संबद्ध कर दिया जाता है, जहां ये राज्य सरकार की देखरेख में काम करते हैं। ध्यान रखना किसकी देखरेख में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार की, यानी कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा प्रेशर होता है, पूरा हाथ होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट से हटके काम नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ केंद्र सरकार, और बाद में जब इनकी सेवा केंद्र सरकार के द्वारा केवल नियुक्त किए जा रहे हैं, यानी वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं, यानी केंद्र सरकार जब बुलाएगी तो वापस भी जाएंगे। यहां पर इन पर जो अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, राज्य गवर्नमेंट नहीं। लेकिन आप लोग, जैसा कि सब लोग अखबारों में जानते हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कार्यवाही कैसे करती है, तबादला करवा के, ट्रांसफर करवा के। ये बात आप जानते हैं, तबादला बड़ा अच्छा लगता है, तबादला स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई ऐसी ही करती है, ठीक है। वैसे तो केंद्रीय सरकार को कार्रवाई करने का हक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिनके जो तबादला होता है कि भाई ये तबादला यहाँ हो गया, फलानी जगह तबादला हो गया, ये दौड़ा रहे हैं, इन्हें वहाँ दौड़ा रहे हैं, ऐसे करके स्टेट गवर्नमेंट इन्हें पनिशमेंट देती है। तो ये बात आप जानते होंगे। तो ये कुछ प्रशासनिक ढांचा आपने देख लिया। यहाँ पर नौकरशाही रखने का रीजन यही था कि भाई पहली बात स्थायी ये है, तंत्र है, यानी स्थायी कार्यपालिका के तौर पर ये रहेगी। दूसरी बात ये है कि भाई सरकार की लोक हितकारी नीतियां हैं, जनता तक ये पहुंचाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सब काम जो है, जो सरकार की नीतियां वगैरह होंगी लोक हितकारी, वो जनता तक पहुंचाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी निकल कर आई, जैसे हम सभी लोग सोचते हैं कि भाई जो इतना पढ़ लिखने के बावजूद स्वतंत्र क्यों नहीं है, ठीक है, इन्हें क्यों मंत्रियों के अधीन किया गया है, उसका एग्जाम्पल ये खुद है। क्यों है वो मैं एग्जाम्पल यहां देता हूं। आपने देखा होगा ब्रिटिश शासन के दौरान नौकरशाही ने अपनी बहुत ज्यादा मनमर्जी चलाई। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें भारतीय सिविल सर्वेंट्स नहीं थे या केवल ब्रिटिशर्स थे, सब लोग थे। सबने क्या किया, अपनी अपनी जेबें भरी। ये आज भी होता है। ये नौकरशाही इतनी अगर शक्तिशाली हो जाती है तो आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। हकीकत है ये बात। यानी कि काफी बार ये मांग की जाती है, काफी बार मुझसे बस से कमेंट में पूछते हैं कि सर ये क्यों है, इन्हें स्वतंत्र क्यों नहीं रखा गया। स्वतंत्र इनके कर्मों की वजह से नहीं रखा गया है, यानी आपके सिविल सर्वेंट्स के कुछ कर्म ऐसे हैं, इनकी वजह से इन्हें स्वतंत्र नहीं रखा गया। हकीकत बात यही है। यानी मजबूरी, मतलब आप देखें, आप खुद अगर आप उस जगह खुद पहुंच जाए तो आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में कुछ अधिकारियों ने इतनी ज्यादा हद कर दी कि भाई आम आदमी पहुंचने से डर रहा था उनसे, आम आदमी की सुन ही नहीं रहे थे। यानी कि नौकरशाही इतनी इस हद तक नौकरशाही गिर गई कि सामान्य नागरिकों की मांगों आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती थी। इस वजह से इसको नियंत्रित करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार के अधीन कर दिया गया कि भाई अब जो मंत्री चुनकर आएगा, गवर्नमेंट चुनकर आएगी, ये उनके अधीन काम करेंगे, चाहे बेशक वो जैसे भी हों, ठीक है, लेकिन करेंगे उनके अधीन काम। इस वजह से ये रखे गए। क्यों? क्योंकि मेन चीज ये है कि भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर मान लो उसे छूट दे दी जाएगी तो वो ये समझेगा भाई हम अब स्वतंत्र हैं, हम इतना पढ़ लिख कर आए हैं। इस वजह से इन्हें अधीन किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हुआ है इसके पीछे नौकरशाही का ही हाथ रहा है। काफी बार ये विवाद का मुद्दा भी बनता है, काफी बार बच्चे कमेंट भी करते हैं सर ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए ही है क्योंकि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री का दबाव इनके ऊपर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारी क्या हाल कर देते हैं जिले का। हर जगह का ही हाल है। यानी कोई केस होता है, क्राइम सीन होता है, आईपीएस सुनते तक नहीं है, एफआईआर नहीं लिखते हैं। जब ऊपर से दबाव पड़ता है 1 सेकंड में सुन लेते हैं, ठीक है। आईएएस अधिकारी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ऊपर से किसी मंत्री का फोन आता है, किसी मंत्री का दबाव होता है, 1 सेकंड में सुन लेते हैं। लेकिन कई बार इनका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग ये होता है कि भाई राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इनसे अलग हटकर काम कर नहीं सकते हैं। काम इन्हें वही करना है जो जनता जनार्दन है, जनप्रतिनिधियों ने डिसीजन लिया, वही काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन के रह गए हैं। वर्तमान में यही चीजें देखने को मिलती हैं कि मोस्टली आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो राजनीतिकों के हाथ के खिलौना है। यानी कि जब जरूरत पड़ती है इन्हें हटाना चाहें हटा सकते हैं, जब जरूरत पड़ती है इन्हें जो है कहा जाए इनका तबादला कर सकते हैं। पूरा राजनीतिकों के हाथ के खिलौना है, यानी अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल मांग की जाती है कि भाई कुछ चीजें बनाई जाएं, जैसे सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी संवेदनशील बना सकते हैं, ये सब चीजें कही जाती हैं। लेकिन वही बात है कि भाई यहां पर चलती किसकी है, मंत्रियों की ही चलती है। और चलने का रीजन यही है कि भाई अगर नौकरशाही को स्वतंत्र कर दिया जाए तो नौकरशाही जो है वास्तव में जितना मंत्री बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा तो ये देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। हकीकत बात यह है। क्यों कर देंगे? क्योंकि स्थायी लोग हैं। भाई मंत्री तो आएगा, ऑब्वियसली बात है 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल बाद चेंज कर देंगे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो है वो 20-25 साल के लिए सिविल सेवा में आया, 25 साल तक वो भ्रष्टाचार करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हाल करेगा। तो इसलिए यहां पर इन पर अंकुश लगाया गया है, क्योंकि ये पूर्व में देखा गया है। पूर्व में ये सब बातें हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में थी कि भाई किस तरह से आज देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार जब रही है तो इन्होंने किस तरह का रोल निभाया है, वो ब्रिटिश जो संविधान निर्माता देख चुके थे पहले से। तो इस वजह से इन्हें जो है इन इकाइयों को राजनीतिक नियंत्रण में लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि भाई जो चैप्टर है आपको अच्छे समझ में आए, कोई भी यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा ना रहे कि जिस क्लियर ना हो। तो मैं हर पॉइंट पर यहाँ बारीकी से यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जहाँ पे जरूरी लगता है मुझे कि भाई नोट्स बनने चाहिए तो वहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि ये चीज़ें नोट करने लायक हैं और आप नोट भी कर लेते हैं। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखिए मैं सभी से एक उम्मीद यही करता हूँ, आप परेशान बिल्कुल ना हो, धैर्य रखें। धैर्य रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम ऐसा नहीं है कि हम एकदम हड़बड़ाकर पूरा एकदम सिलेबस लेके बैठ जाएं कि सर ये किताब लेके बैठ जाएं एकदम कर लें, नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कम से कम 2 ईयर, यानी कि आपके हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो 2 साल आप पूरा रख के चलिए। 2 साल से पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी, यानी 2 साल आपको चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैनल से ज़्यादा आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। पूरी तरह से चैनल पर डिपेंड मत हो जाइए, आप खुद से भी कुछ सब्जेक्ट तैयार कीजिए। चैनल को एक सहायक के तौर पे लीजिए कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ी सहायता लेनी है, थोड़ी हिंट लेनी है और अपना काम पर आगे बढ़ जाना है। लेकिन आप अगर पूरी तरह से चैनल पर ही डिपेंड हो गए, चैनल पर ही कि सर जो करवा रहे हैं वही हम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको भी अपनी मेहनत करनी है, मेरा मानना यही है और मेरा कहना भी यही है और मेरा आदेश भी यही है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।